टुडे वी आर गोइंग टू डील विद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, रेडिएशन आया, किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे गिरा और वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये चीजें हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन था, रेडिएशन को हमने क्या माना था शुरू में? वेव। लेकिन आइंस्टीन साहब आए और आइंस्टीन साहब ने बोला कि रेडिएशन को आप वेव नहीं मान सकते हो। रीजन पूछा गया क्यों? तो आइंस्टीन साहब ने बोला, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे आपने देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर लाइट को हम वेव मान लेते हैं तो लाइट का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें जो इंटेंसिटी है उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², वेलोसिटी के बढ़ने से वो भी बढ़ गया। तो इंटेंसिटी से वेलोसिटी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हुई किसके? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वेव थ्योरी को हम मानते हैं कि वो जो रेडिएशन है वो वेव है, तो फिर ये जो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो चीजें आई वो चीजें क्या होगी? फॉलो नहीं कर रही हैं। तो लाइट को वेव नहीं माना जा सकता, जो रेडिएशन है उसको वेव नहीं माना जा सकता। दूसरा बात ये आया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, इंसिडेंट रेडिएशन के किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। कुछ खास फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट में अगर लाइट को वेव नेचर का मानते हैं तो वहां पे थ्रेशोल्ड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नहीं है। ठीक है। तो ये दो मेन रीजन थे, इंटेंसिटी वाला रीजन और फ्रीक्वेंसी वाला रीजन, जिसके कारण से लाइट को वेव नहीं माना गया। और ये जो खामियां थी ये आइंस्टीन साहब ने दी। तो आइंस्टीन ने कुछ खामियां दी, तो आइंस्टीन ने बताया कि अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको मैं अपने तरफ से प्रपोज करता हूं, इसका मैं अलग थ्योरी देता हूं। और उन्होंने एक पार्टिकल थ्योरी दिया, उन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया। तो आइंस्टीन ने लाइट को अपने हिसाब से प्रपोज किया और लाइट को क्या बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। और आइंस्टीन का ये थ्योरी आइंस्टीन पार्टिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैंने यहां भी लिखा भी है, एज वेव थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन प्रपोज अ पार्टिकल थ्योरी। चूंकि वेव थ्योरी जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया पूरी तरह से, इसलिए आइंस्टीन ने अपना एक थ्योरी दिया जिसे पार्टिकल थ्योरी बोला गया। अब आते हैं आइंस्टीन को इसी पार्टिकल थ्योरी के लिए पता है नोबेल प्राइज मिला था, इसी पार्टिकल थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आइंस्टीन का जो थ्योरी है कब हुआ? वेव थ्योरी फेल हो गया, वेव थ्योरी जो है ये फेल हो गया, तब जाके आइंस्टीन का थ्योरी काम आया। आइंस्टीन का थ्योरी काम आया और इस आइंस्टीन के ही थ्योरी को क्या बोलते हैं पता है? पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी के नाम से जाना गया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन चीज, पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो पार्टिकल थ्योरी पे आते हैं। आइंस्टीन के पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन ने जो थ्योरी प्रपोज किया लाइट को लेके, रेडिएशन को लेके, कि रेडिएशन जो है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, जो उन्होंने प्रेजेंट किया अपना थ्योरी, उनके थ्योरी के अनुसार रेडिएशंस जो है वो कुछ स्पेशल डिस्क्रीट पैकेट, ये जो रेडिएशन है, मान लो मैं इसको फिगर में अच्छे से बनाता हूँ, ये समझो ये आपके पास क्या है, ये सरफेस है, मेटल सरफेस, ये आपके पास मेटल सरफेस है। ओके, ये आपके पास मेटल सरफेस है, दिस इज द मेटल सरफेस। इस पे बाहर से क्या आने वाला है बेटा? इस पे बाहर से आने वाला है रेडिएशन। बाहर से क्या आने वाला है? रेडिएशन, रेडिएशन बाहर से आने वाला है। आइंस्टीन साहब ने बोला ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है ना, ये छोटे छोटे पैकेट्स का बना है,
छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट का मतलब इसमें जो भी चीजें हैं वो उसका वैल्यू फिक्स है। आइंस्टीन साहब ने बोला कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल का बना है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स का बना है। और किस चीज का पैकेट है? पैकेट ऑफ एनर्जी का। फिर से इसको समझिए। आइंस्टीन साहब ने बोला कि ये जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे पैकेट्स का बना है, एनर्जी के पैकेट्स का बना है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स का बना है। ओके, ठीक है। और इन पैकेट में जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब कि उसका वैल्यू फिक्स है। मान लीजिए अगर इसमें 10 जूल है तो हर पैकेट में 10 जूल है। अगर कोई अलग रेडिएशन आया उसमें एक पैकेट में 12 है, मतलब हर पैकेट में कितना होगा? 12 होगा। और इसी को बोला गया क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन। इसी ये जो डिस्क्रीट पैकेट था ना, ये जो पैकेट है, ये जो पैकेट आया, इसी को क्या बोला? क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन। इसी पैकेट्स ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन को बोला गया फोटोन्स। क्या बोला गया? फोटोन्स। मतलब लाइट जो है, ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, किस चीज का बना है? किस चीज का बना है? फोटोन्स का बना है। किस चीज का बना है ये रेडिएशन? फोटोन्स का बना है। तो एक नया टर्म यहां पे आया, फोटोन्स। एक नया पार्टिकल यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, फोटोन। फोटोन बेसिकली है क्या? फिर से सोचते हैं, फोटोन क्या है? आइंस्टीन साहब ने बोला जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना है, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन। इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटोन। तो फोटोन के बारे में इतनी बात समझ में आएगी। एनर्जी पैकेट क्या है, फोटोन क्या है? एनर्जी का एक पैकेट है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो फिक्स होगी। अगर एक इंसिडेंट कहीं पे एक जगह पे लाइट आ रही है, एक प्रॉपर्टी की लाइट है, एक प्रॉपर्टी का रेडिएशन है, तो उसमें जो एनर्जी होगा एक पैकेट में फिक्स होगा। मान लो एक फोटोन में अगर 10 जूल है, तो वहां पे जितनी भी लाइट फॉल करेगी एक सोर्स से, सब में कितना होगा? एक पैकेट में 10 जूल ही होगा। ठीक है, बहुत सारा पैकेट्स होगा और हर पैकेट में कितना एनर्जी होगा? 10 जूल ही होगा। तो ये जो एनर्जी है ना, फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। इस एनर्जी के लिए कितना एनर्जी होता है एक फोटोन के पास पता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है पता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। हमेशा याद रखिएगा, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। जहां पे H क्या है पता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है पता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10 टू पावर -34। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? H इज इक्वल टू 6.634 इंटू 10 टू पावर -34। और न्यू क्या है? न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन आया ना, जो रेडिएशन यहाँ पे आया, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये यहाँ पे मान लो है, ये कोई सरफेस है जहाँ पे रेडिएशन आने वाला है। ये रेडिएशन, जो रेडिएशन आएगा, ये रेडिएशन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना है। ये एनर्जी पैकेट्स है। इसी एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन के पास जो एनर्जी है उसका वैल्यू एच न्यू होता है। ये फिक्स है कि हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? एच न्यू। मतलब जो एनर्जी किसी फोटोन के पास जो एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो ये हो गया फोटोन का कंसेप्ट। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं फोटोन क्या है। आइंस्टीन ने बोला कि हमारा जो लाइट है, हमारा जो रेडिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये बना है किस चीज का? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का। इन्हीं छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। और एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कि कहीं पे रेडिएशन, जस्ट वेट फॉर, ठीक है, अगर कहीं पे रेडिएशन कोई देखिए, ये एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, दिस इज ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। उस पे कोई न्यू फ्रीक्वेंसी का
न्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैंने न्यू लिखा है, न्यू फ्रीक्वेंसी का, देखिए यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट कर रहा है। क्या इंसिडेंट कर रहा है? रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा, इस रेडिएशन में क्या होगा? इस रेडिएशन में क्या होगा? फोटॉन्स होगा। और एक फोटोन, ये रेडिएशन किस चीज का बना होगा? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना होगा ना। और एक पैकेट के पास कितनी एनर्जी होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। एक पैकेट के पास कितनी एनर्जी? एच न्यू। ये जो मटेरियल है, ये जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है? फाई। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होता है, जिसके फॉल होने के बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होता है। मैंने ये पहले भी बता चुका है कि अगर किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन 15 जूल है, तो जब तक 15 जूल की एनर्जी, रेडिएशन की 15 जूल की एनर्जी उस मटेरियल पे फॉल नहीं करती है, तब तक वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के इमिट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के इमिट करने के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू का वैल्यू कितना जूल होना चाहिए? मिनिमम 15 जूल। अगर E इज इक्वल टू एच न्यू 15 जूल से ज्यादा है, तब तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो अभी मेरे पास है कि हमने क्या किया है कि रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया है एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए। हमारे पास फोटोसेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन फाई है, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू है। वर्क फंक्शन कितना है? फाई है इस मटेरियल का। ओके, चलिए आगे। तो यहां पे 3 केसेस आता है। यहां पे कितने केसेस आते हैं? 3 केसेस। पहला केस क्या आता है? पहला केस आता है एच न्यू से छोटा हो जाए फाई जीरो। एच न्यू से छोटा हो जाए क्या? फाई। इसको फाई जीरो बोल दे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। फाई जीरो, फाई जीरो ही होता है बुक में, इसलिए जीरो में लिखा। एच न्यू से बड़ा हो जाए फाई जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक फोटोन के एनर्जी से ज्यादा बड़ा हो जाएगा वर्क फंक्शन। मतलब ये अगर 15 जूल है, मान लो एक वैल्यू लेते हैं 15 जूल, तो इसका वैल्यू मान लो है 15 जूल से छोटा है एनर्जी फोटोन का। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कभी क्या? इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है? फोटोन का एनर्जी छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है वर्क फंक्शन से? कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब फोटोन की एनर्जी, ये जो E इक्वल टू एच न्यू है, ये 15 जूल हो जाए, या 15 जूल से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है? एच न्यू इक्वल टू, यहां पे होगा, सॉरी मैंने एक ही लिख लिया है, मैं इसको थोड़ा सा, जस्ट वेट फॉर मोमेंट। दूसरा है एच न्यू इज इक्वल टू 5 हो जाए। मतलब ये एच न्यू का वैल्यू जो है, ये एच न्यू जो वैल्यू है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये भी कितना हो जाए? वर्क फंक्शन के बराबर, 15 जूल। इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। दूसरा केस आया एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। और तीसरा केस आया, तीसरे केस को भी सुधारना होगा, मैंने एक ही लिख दिया है। तीसरा केस आया कि एच न्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 हो जाए। तीसरा केस क्या आया? एच न्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए? 50 हो जाए। ओके, एच न्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए? 50 हो जाए। तब क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, जो फोटोन की एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा हो जाए। इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, एच न्यू शुड बी लेस देन 50। ओके, दिस इज द केस वन। केस वन है एच न्यू इज लेस देन 50। मतलब एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या? अरे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा?
नो इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल। समझो केस क्या आया, केस आया 50 जो है वो है 16 जूल, 16 जूल मिनिमम चाहिए। जो आ रहा है रेडिएशन उसके पास जो फोटोन है उसके पास एनर्जी है 15 जूल। कभी पॉसिबल है क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए? नहीं है। तो पहला केस में एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, सो दैट नो इलेक्ट्रॉन इमिशन विल टेक प्लेस। केस नंबर 2, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है अब वो किसके बराबर हो गया है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसके बराबर हो गया है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? so electrons will get sufficient amount of energy to just escape from metal surface, from metal surface। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल सकेगा। ठीक है, लेकिन बाहर ही निकलेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो बाहर निकलने इतनी एनर्जी मिल जाती है कि सिर्फ वो बाहर निकल सके। जो तीसरा केस है हमारे पास, जो हमारे पास तीसरा केस है, वो तीसरा केस क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा केस यही है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ज्यादा है किससे? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। चाहिए निकालने के लिए 15 जूल, मिल गया इसको 50 जूल, निकल जाएगा। सोचो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, समझो। आपके पास समझिए एक मेटल सरफेस है, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का 50 मुझे पता है, इस सरफेस का 50 पता है, वो है 15 जूल। जो रेडिएशन आया, उस रेडिएशन के पास जो फोटोन है, इस फोटोन का एनर्जी जो है वो है 50 जूल। एनर्जी कितना है? एनर्जी कितना है? एच न्यू, जो कि कितना है? 50 जूल। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये 50 जूल, इसको इरेज कर दूंगा। अच्छा, ये जो 50 जूल है, 50 जूल में 15 जूल कहां खर्च हो जाएगी? 15 जूल कहां खर्च हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाकी कितना जूल बच गया? बाकी का कितना जूल बच गया? बाकी का कितना जूल बच गया? 35 जूल। 35 जूल क्या करेगा? रेडिएशन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो डिस्ट्रॉयड होगा नहीं। ये 35 जूल क्या चीज क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? मैक्सिमम तक ले जाएगा। तो हमारे पास कितना जूल था? हमने सप्लाई कितना जूल का किया था? हमने सप्लाई कितना जूल का किया था? हमने सप्लाई कितना जूल का किया था, जल्दी बताइए। 50 जूल का। 50 जूल सप्लाई किया, ये सप्लाई है। कहां कहां खर्च हुआ? 15 जूल क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और 35 जूल क्या चीज में? 35 जूल क्या चीज में? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में, उसको एनर्जी देने में। तो जो 50 जूल था वो क्या था? E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी आया। 15 जूल कहां गया बेटा? वर्क फंक्शन को इक्वल करने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और ये क्या हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? हमारे पास जो फॉर्मूला क्या हो सकता है? एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस के ई मैक्सिमम। लिख सकते हैं क्या?
अरे लिख सकते हैं, बताइए। मैं एग्जांपल से समझा दिया कि 50 जितना एनर्जी आया उसका एक पार्ट जो है कंपेंसेट हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी रहा वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। हमने कितना दिया था, 50 दिया था, 15 खर्च हो गया कहां पे, वर्क फंक्शन में, और बाकी का 35 इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जहां पे 50 क्या है, 50 जो है वो है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, ऑफ मेटल सरफेस। और के ई मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच न्यू जो सप्लाइड एनर्जी है इज इक्वल टू 50 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हमने जो ये है एनर्जी सप्लाई किया एच न्यू जो है वो क्या है, एनर्जी हमने सप्लाई किया। ये सप्लाइड एनर्जी कहाँ खर्च हुई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई, और जो एनर्जी बच गई वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब 50 जो है एच, अच्छा हमने पढ़ा है के ई मैक्सिमम का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, क्या होता है, ई इंटू भी जीरो, ई इंटू भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई इंटू भी जीरो मैक्सिमम वैल्यू। और 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 50, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी है कब, एच न्यू नॉट। यहां पे न्यू नॉट जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बोलो सर ये स्टेटमेंट कहां से आया। अच्छा 50 जो क्या है, समझो 50 क्या है, वो एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी को E0 से लिखेंगे। ये मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, मिनिमम एनर्जी कब होगी, इलेक्ट्रॉन, अच्छा ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है। एच तो वेरी नहीं कर सकता, न्यू वेरी कर सकता है। न्यू का वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है, और न्यू का वो वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर सकता है उसको क्या बोलते हैं, न्यू जीरो, और उसको क्या, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, 50 का जगह पे क्या, एच न्यू नॉट, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी को ई भी जीरो, एच न्यू, ओके। चलिए इसको भी मैं छोटे छोटे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ई भी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। भी जीरो कैन बी रिटर्न एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो कितना सारा फार्मूला, हर फार्मूला का कभी कभी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, घबराना नहीं, हर फार्मूला कभी ना कभी यूटिलाइज होगा। ठीक है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहां से फिर से ये सब फार्मूला बन रहा है, देखते जाओ, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सिर्फ 50 का वैल्यू रहने तो सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस ई भी जीरो लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस ई भी जीरो लिख सकते हैं क्या, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा न्यू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी न्यू जीरो बोल रहा हूँ, भी जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी जीरो कैन बी रिटर्न एच बाई ई न्यू माइनस 50 बाई ई। सेम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेम ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 50 इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू प्लस
-φ0/e लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई थिंक ये हमारा एक फार्मूला और बन गया। मेन आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ कि आपको याद रखना है। आपको बस इतना याद रखना है, एनर्जी कितना आया था एच न्यू, उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ खर्चा हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में φ0, और बाकी का कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। φ0 का वैल्यू क्या होता है, φ0 का वैल्यू पता है EV0 सॉरी एच न्यू 0 होता है। बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं, ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ φ0 इज इक्वल टू एच न्यू 0 और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है EP0। बस आपको इतना रखना है, ये तो फार्मूला मैंने बनाया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, फार्मूला जो लास्ट मैंने लिखा है देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ आपसे आपको पता चलेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक ग्राफ है क्या आपको पता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए। y के जगह पे क्या रखाएगा v0 और m के जगह पे h/e और c के जगह पे -φ0/e, कोई दिक्कत, और x के जगह पे न्यू। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके किसके बीच का ग्राफ हो गया, किसके किसके बीच का ग्राफ हो गया, y के जगह पे क्या हो जाएगा v0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर क्या है x के जगह पे क्या न्यू मतलब क्या फ्रीक्वेंसी। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन है, c का वैल्यू क्या -φ0/e, c निगेटिव है तो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया -φ0/e, और जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। जस्ट इस इक्वेशन में न्यू का वैल्यू 0 रखो, न्यू का वैल्यू 0 रखो, v0 का वैल्यू कितना जाएगा, v0 का वैल्यू कितना जाएगा -φ0/e। इसको उसी को हम लोग बोले न्यू 0, उसी को हम लोग क्या बोले न्यू 0। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और स्लोप कितना गया h/e। अच्छा मैंने एक स्टेटमेंट बताया था क्या, आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बताया था क्या। आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स स्ट्रेट लाइन। देखिए न्यू 0 से पहले न्यू 0 के बाद ये जो है ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन आ गया है क्या, यही ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था ना। इफेक्ट कुछ नहीं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक समरी बना देते हैं। कहीं पे एक सरफेस है, यहाँ पे क्या आने वाला है फोटोन, फोटोन के पास क्या हो यहाँ पे क्या आने वाला है रेडिएशन, रेडिएशन के पास क्या होगा फोटोन, और एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी एच न्यू। अगर वर्क फंक्शन φ0 है तो ये जो एनर्जी गया, एनर्जी दो जगह जाएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्चा हो जाएगा, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। एक एग्जांपल बताते हैं, हमारे पास है एक लड़की है, उसका नाम है क्या नाम है आकांक्षा। अब लड़ना मत दोनों को, आकांक्षा, आकांक्षा के पापा आकांक्षा को दिए कितना, आकांक्षा के पापा यहाँ थे ठीक है, हाँ आकांक्षा को कितना दिए पता है 500 रुपया, समझे। आकांक्षा को बोले कि आकांक्षा तुम बुक खरीद लो, बुक का कीमत पता है कितना था 300, तो आकांक्षा के पास कितना बच गया, कितना बच गया 200। तो ये जो 500 है ये एच न्यू है जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया, ये 300 जो है ये
बुक निकालने में खर्चा है 50, और ये जो 200 आकांक्षा के पास बच गया, आकांक्षा बोलेगी 20 दिन में अब गोलगप्पे खाऊंगी, ठीक है, आकांक्षा का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। तो 500 को हम लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले 300 खर्चा हुआ बुक में और 200 का गोलगप्पा खा गए, तो 500 जो था वो एच न्यू था, जो एनर्जी आया। 300 बुक में जो खर्चा हुआ वो क्या था 50, और 200 से आकांक्षा जो गोलगप्पा खाई, गोलगप्पा खा के अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली। इक्वेशन याद रहेगा, बताइए। नेक्स्ट है डिस्कशन अबाउट फोटोन। फोटोन, अभी आपने फोटोन के बारे में समझा ना, फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन जो है आइंस्टीन साहब के अकॉर्डिंग वो रेडिएशन का हिस्सा है, मतलब इस फोटोन से ही रेडिएशन बना है। उन्होंने बोला, आइंस्टीन साहब ने बोला जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना है जिसे फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट है, ठीक है। तो फोटोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात जो है, पहली बात यह है, फोटोन जो है, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन किस स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट के स्पीड से, ठीक है, मतलब फोटोन का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता, नो रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता। तीसरा, मास दो टाइप का होता है, एक होता है रिलेटिव मास, एक होता है रेस्ट मास, ठीक है। रिलेटिव मास, मॉडर्न फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि रिलेटिव मास और रेस्ट मास के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स जब मैं पढ़ाया था तो m इज इक्वल टू एम जीरो इंटू रूट ओवर 1 माई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बताया था क्या, ये रिलेटिव मास था और ये रेस्ट मास था, ठीक है। जो स्पीड के अकॉर्डिंग वेरी करता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मास, और जो स्पीड के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता उसको बोलते हैं रेस्ट मास, ओके। तो कोई फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं है। फोटोन कंजर्वेशन टाइप का कोई चीज नहीं होता है दुनिया में, देयर इज नथिंग लाइक फोटोन कंजर्वेशन। फोटोन कंजर्वेशन नाम के दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर निकालना हो किसी को तो एक फॉर्मूला यूज करना होगा उसे, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एच लेमडा, ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन के बारे में सारी बातें हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात अगर करें, जस्ट वेट, ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें, एक फोटोन के एनर्जी की बात करें, तो पता है फोटोन में एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। यहाँ पे एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सी जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो फोटोन के बारे में ये पांच बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फोटोन जो है लाइट के स्पीड के साथ चलता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है। फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। एक फोटोन का अगर मोमेंटम निकालोगे तो h बाई लेमडा तुम निकाल सकते हो, जहाँ पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻34, ठीक है। मोमेंटम निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा से, जहाँ पे C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किसी ने बोला कि सर E इज इक्वल टू एच न्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है, लेमडा के टर्म में, क्योंकि फोटोन का एनर्जी कितना बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर A इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो आपने बोला सर कि दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये एक फोटोन की एनर्जी है। आपने बोला कि ये एक फोटोन की अगर एनर्जी है,
यहाँ पे C जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और H जो है वो है 6.634 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। ओके, तो आप इसका वैल्यू वेवलेंथ के टर्म में निकालिए। मैंने निकालना शुरू किया। H का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, H का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 6.634 इंटू 10⁻34 इंटू C का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸, ओके, बाय लेमडा। लेमडा को क्या चीज में लिए हैं, मीटर में। इसको अगर पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे तो पता है क्या आ जाएगा, ये जूल में आया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, अगर हमें क्या चीज में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो क्या करना होगा 6.634 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू लेमडा मीटर में, इन मीटर, इंटू जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करने के लिए 1.6 डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर इसको पूरी तरह से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो पता है वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 12400 बाय लेमडा, और लेमडा अब जो हो जाएगा एंगस्ट्रम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों में से आप तुम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ओके, इन दोनों में कोई भी फार्मूला तुम यूज कर सकते हो, इधर ये यूज कर लो, नहीं तो आप इसको यूज करो, इन दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओके। चलिए, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा है ना, ये फार्मूला पढ़ा है फार्मूला।